हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तानी जीएस वर्ल्ड में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गुप्त साम्राज्य के बारे में। दोस्तों, इससे पहले मैंने मौर्य साम्राज्य का वीडियो प्रोवाइड कर दिया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, जो चैनल पे पहली बार आए, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर भी कर दें। दोस्तों, इतिहास का प्रश्न हर एक एग्जाम में महत्वपूर्ण होता है, तो मेरा प्रयास रहेगा एक भी क्वेश्चन छूटे ना, और उम्मीद करता हूं कि छोड़ेंगे भी नहीं आप सब। तो चलिए, गुप्त साम्राज्य का उदय तीसरी शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट हुआ था। उस जगह का नाम था कौशाम्बी। और इस साम्राज्य का महत्वपूर्ण प्रश्न होता है, गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? श्री गुप्त ने की थी, जिसका कार्यकाल 240 से 280 ईस्वी तक रहा था, पूछा जाता है। और गुप्त साम्राज्य श्री गुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच हुआ, जिसका कार्यकाल 280 से 320 ईस्वी तक रहा। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त हुआ। यह 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसे ही गुप्त वंश का वास्तविक शासक माना जाता है। पूछा जाता है गुप्त वंश का वास्तविक शासक तो चंद्रगुप्त प्रथम, लेकिन गुप्त वंश का संस्थापक तो श्रीगुप्त। दोनों क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। चंद्रगुप्त प्रथम ने अपना विवाह राजकुमारी देवी से किया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। पूछा जाता है किस गुप्त शासक ने सबसे पहले महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम ने 319-20 में गुप्त संवत भी चलाया, लेकिन इसका उतना प्रभाव नहीं रहा। और चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी हुआ समुद्रगुप्त, जो 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। ये काफी शक्तिशाली शासक हुए। समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के 9 राजा और दक्षिणावर्त के 12 राजाओं को पराजित किया था। मतलब उत्तर भारत के 9 राजा और दक्षिण भारत के 12 राजाओं को पराजित किया था। इसलिए समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। पूछा जाता है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? और समुद्रगुप्त को जो उपाधि मिली थी, अश्वमेधकर्ता, कविराज, विक्रमांक, ये सब की उपाधि मिली थी। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था। पूछा जाता है ये प्रश्न कि दरबारी कवि कौन था? हरिसेन, जिसने इलाहाबाद की प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख की रचना की थी। और समुद्रगुप्त जो थे विष्णु के उपासक थे। हालांकि लगभग सब शासक विष्णु के ही उपासक माने जाते हैं। और समुद्रगुप्त संगीत का प्रेमी था। इस कारण से इसने सिक्के पर वीणा का चित्रण किया था। और समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी हुआ चंद्रगुप्त। यहाँ चंद्रगुप्त द्वितीय, यहाँ एक कहानी नहीं कहा जाए, ये रियल घटना है। समुद्रगुप्त के 2 पुत्र हुए, रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। पहले तो रामगुप्त ने शासक बना, लेकिन वो सफल नहीं हो सके। किसी कारणवश उसकी हत्या चंद्रगुप्त द्वितीय ने कर दी और स्वयं को सम्राट घोषित किया। और 380 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। और इसका सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। दोस्तों, जो चैनल पे पहली बार आए, फिर से मैं कह रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन और बनता है, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। दोस्तों, शकों पर विजय के उपलक्ष्य में गुप्त शासकों ने, मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए थे। चंद्रगुप्त के दरबार में आर्यभट्ट, धनवंतरी, ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर जैसे विद्वान रहते थे। पूछा भी जाता है कि वराहमिहिर किस राजा के दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। आर्यभट्ट किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। आर्यभट्ट ने सबसे पहले बताया था पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। किसने बताया था? आर्यभट्ट ने। बाद में साइंटिस्ट सब आते गए। हमारे देश में पहले ऋषि मुनि ही साइंटिस्ट हुआ करते थे। गर्व होता है कि हम भारतवासी हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त हुआ, जिसका ओरिजिनल नाम गोविंद गुप्त था। कुमारगुप्त ने मुद्रा पर मयूर की आकृति छपवाई थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना भी कुमारगुप्त ने की थी। पूछा जाता है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने। और इस विद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध भी कहा जाता है। कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी हुआ स्कंदगुप्त। इसका कार्यकाल जो था 455 ईस्वी से 400
67 ईस्वी तक रहा। दोस्तों वीडियो लंबा चलेगा क्योंकि एक ही वीडियो में सारा कवर करना है, तो धैर्य बना रखें। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है, हुनों का आक्रमण किसके समय हुआ था? तो स्कंदगुप्त के समय हुनों का आक्रमण हुआ था। जूनागढ़ के अभिलेख में हुनों को मलेच्छ कहा गया है। स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया गया था। स्कंदगुप्त के समय ही सुदर्शन झील, गिरनार पर्वत पर जो सुदर्शन झील था, उसका पुनरुद्धार किया गया था। और गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। दोस्तों जिसका उदय हुआ उसका अंत होना तय है, चाहे कोई भी हो। तो इस तरीके से गुप्त वंश का भी अंत होने वाला था। पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को चाट एवं भाट कहा जाता था। सिंचाई के लिए रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग किया जाता था। गुप्त काल में उज्जैन सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। एक बात बता दूं, सबसे पहले स्वर्ण मुद्रा यूनान ने जारी की, और सबसे शुद्ध मुद्रा कुषाण ने जारी की, और सबसे ज्यादा मात्रा में मुद्रा गुप्त शासकों ने जारी की। और इस चांदी के स्वर्ण मुद्रे को दिनार कहा जाता था। तो दोस्तों इस बात को ध्यान में रखेंगे, तीनों क्वेश्चन एक ही जगह मैंने करा दिया। और एक इधर हाल फिलहाल में भी पूछा गया था एग्जाम में, गुप्त काल में चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? दोस्तों रुपयक कहा जाता है। पहली बार सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी में भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है, जिसमें गुप्त सम्राट विष्णुवर्धन राजा भोज के पत्नी की सती होने का प्रमाण मिलता है। कब? 510 ईस्वी में। गुप्त राज का राज चिन्ह क्या था? गरुड़ था। दोस्तों पहले ही मैंने बोला कि गुप्त काल के लगभग जितने भी शासक रहे वो विष्णु के उपासक, और विष्णु का सवारी कौन है? गरुड़ है। और गुप्त काल में सबसे महत्वपूर्ण उद्योग वस्त्र उद्योग था। अजंता की गुफा का निर्माण गुप्त काल में ही हुआ था। किस गुफा? अजंता, एलोरा नहीं, अजंता। यहाँ अजंता की बात की जा रही है। उस समय 29 गुफाएं थी, परंतु वर्तमान में 6 ही बचे हैं। ये बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। पूछा जाता है कौन सी गुफा बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित था? तो कौन? अजंता की गुफा। एक और भी था, बाघ की गुफा का निर्माण भी गुप्त काल में हुआ था। दोस्तों ये वीडियो तो लंबा जा रहा है, कोई बात नहीं। और गुप्त राजाओं की जो शासकीय भाषा थी संस्कृत थी, और गुप्त काल में दास प्रथा भी था। तो चलिए, संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध विद्वान कालिदास थे, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त कालिदास किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। मंदिर बनाने की कला का निर्माण जो हुआ, वो उसका जो जन्म हुआ वो गुप्त काल से ही हुआ। कालिदास के द्वारा रचित अभिज्ञान शकुंतलम प्रथम भारतीय रचना थी, जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषा में भी किया गया। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारत के इतिहास का स्वर्णिम युग कहा जाता है। इस तरीके से ये गुप्त का जितना भी प्रश्न जो सामान्यतः पूछे जाते हैं वो खत्म हुआ। दोस्तों जो चैनल पे पहली बार आए, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।